हेलो मेरे दोस्त, आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त हॉलीवुड साईफाई मूवी लेके आया हूँ जो कि अपने आप में ही एक मास्टरपीस है। और इस मूवी का नाम है द मार्शियन, जो कि 2015 में आई थी। और मूवी की स्टार्ट साल 2035 में होती है, जहां हम देख पाते हैं कि मार्स में 6 साइंटिस्ट गए होते हैं वहां के सॉइल पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और उनको वहां मार्स में टोटल 31 दिन रुकना था, यानी कि 1 महीने रुकने थे। लेकिन 18वें दिन उनको सैटेलाइट से वार्निंग आती है कि वहां बहुत खतरनाक तूफान आने वाला है और उनको तुरंत अपने स्पेसशिप में जाकर अर्थ वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन जब साइंटिस्ट अपने एमएवी पे जा रहे होते हैं, जिसकी मदद से वो लोग अपने स्पेसशिप में जाते हैं, तभी उनमें से एक साइंटिस्ट जिनका नाम मार्क होता है और जो कि बॉटनिस्ट होते हैं, उनसे कोई चीज तूफान की वजह से टकरा जाती है और वो उड़कर अपने ग्रुप से बहुत दूर गिरते हैं। और फिर उनका सूट खराब हो जाता है और इतने तूफान में उनके साथी उनको देख नहीं पा रहे होते हैं कि वो कहाँ हैं। और वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं मार्क के सूट से कि वो जिंदा है कि नहीं, तो उनका सूट खराब हो गया होता है। उनको कुछ नहीं पता चलता कि मार्क जिंदा है कि मर गया। और सभी साइंटिस्ट कोशिश कर रहे होते हैं मार्क से कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन मार्क का यहाँ कोई पता नहीं चलता और वो सब सोच रहे थे कि अब मार्क जिंदा नहीं होगा। और उस तूफान की वजह से उनका एमएवी शिप झुकने लग गया था, तो उन्हें मजबूरी में वहां से जाना ही पड़ता है। वही तूफान थमने के बाद हम मार्स पे देख पाते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा होता है। उनसे एक्चुअली में एक एंटीना टकरा गया होता है। तो जब मार्क होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि उस एंटीना का रॉड उनके पेट में घुस गया था और मार्क को बहुत दर्द हो रहा था उसे निकालने में। साथ ही साथ वो देखते हैं कि उनके शूट में ऑक्सीजन की भी कमी होने लग गई थी। मार्क जैसे तैसे हैप के अंदर जाते हैं, वही जगह जहाँ पर वो साइंटिस्ट रह रहे होते इतने दिनों से। फिर अंदर जाकर सबसे पहले वो रॉड अपने पेट से निकालते हैं और अपने जख्म का इलाज करते हैं। अब मार्क बहुत डर जाता है क्योंकि वो किसी भी तरीके से नासा से कांटेक्ट नहीं कर सकता था, ना अपने क्रू मेंबर से कांटेक्ट कर सकता था। वो पूरे मार्स में अकेला था। वो सोचता है कि यहाँ कैसे जिंदा रहेगा वो, क्योंकि कुछ दिनों में उसके पास जो खाना है यहाँ पे वो खत्म हो जाएगा और वो भूख से मर जाएगा। और नासा का अगला मार्स पे मिशन 4 साल बाद है। मतलब उसे अगर जिंदा बचना है तो उसे 4 साल तक यहाँ मार्स में जिंदा रहना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल बात है। तो जबकि मार्क बॉटनिस्ट था, वो सोचता है कि वो कैसे भी करके मार्स के जमीन में कुछ उगाएगा और उसे ही खाकर यहाँ जिंदा रहेगा। तो मार्क वहाँ आलू उगाने की सोचता है। वो उसके लिए सबसे पहले मार्स की मिट्टी हब के अंदर लाता है और जमा करता है, क्योंकि हब के बाहर तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता जिसमें कोई भी चीज जिंदा नहीं बच सकता था। और वो फिर खाद के लिए अपने साथियों का टॉयलेट यूज करता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता तो नहीं था। और आखिरी दिक्कत मार्क के पास होती है पानी की। मार्क के पास जो डिवाइसेस थे वो इतना ही पानी बना सकते थे जितने से मार्क पानी पीकर जिंदा रह सके। फिर मार्क सिंपल साइंस अपनाता है कि पानी में तो H2O होता है। अगर वो रॉकेट का ईंधन जो हाइड्रोजन गैस से भरा होता है उसे ऑक्सीजन के साथ जलाएगा तो वो पानी बना पाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये करना इतना भी आसान नहीं था। मार्क के करने की सबसे पहले कोशिश में तो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन कंट्रोल में देना था उस प्रोसेस में। फिर मार्क फिर से दिमाग लगाकर फिर से कैलकुलेशंस कर कर अगली बार कोशिश करता है और वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाकर पानी बना लेता है और फिर उस पानी की मदद से कुछ ही दिनों में ही मार्क को एक छोटा सा आलू का पौधा दिखता है। मार्क ने मार्स में खेती कर ली थी और मार्क के पास खाने की दिक्कत अब खत्म हो गई थी। इधर अर्थ में सब ये मान लेते हैं कि मार्क मर चुका है और उसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। और फिर लोगों को बताया जाता है कि बाकी के एस्ट्रोनॉट्स कुछ ही महीनों में अर्थ में पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी नासा में एक लड़की, जिसका काम होता है सैटेलाइट से मार्स की जमीन पर नजर रखना, वो देखती है कि मार्स पर जहाँ पर वो साइंटिस्ट रुके हुए थे वहाँ के कुछ सामानों का पोजीशन चेंज हो गया है। मतलब वो समझ जाते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है। और मार्क ने वहाँ के सोलर पैनल को भी क्लीन किया था। तो लड़की तुरंत अपने सीनियर्स को कॉल करती है और उन्हें मार्क के बारे में बताती है। लेकिन जब नासा के डायरेक्टर, जिनका नाम टेडी होता है, उनको पता चलता है कि मार्क जिंदा है, तो वो कहते हैं अगर हम मार्क को बचाने जाएंगे या फिर उसकी मदद के लिए खाना पानी भिजवाएंगे, तब तक मार्क तो पहले से ही भूख से मर चुका होगा, क्योंकि अर्थ से मार्स तक पहुंचने के लिए 9 महीने लगते हैं और मार्क के पास ज्यादा 3 से 4 महीने का खाना होगा। लेकिन फिर भी नासा के लोग डिसाइड करते हैं उसकी मदद करने के लिए, और फिर नासा के लोग मार्क तक खाना पानी पहुंचाने की तैयारी में लग जाते हैं। और उनको एक स्पेस लॉन्च करने के लिए कम से कम 3 महीने तो चाहिए ही थे। मतलब मार्क को कम से कम 1 साल तक कैसे भी करके वहां जिंदा रहना पड़ेगा। इधर मार्क ने जो मार्स में पौधे लगाए होते हैं उनको 50 दिन हो गए होते हैं और उसके पौधे बहुत अच्छी तरीके से उग गए थे। अब ऐसा ही चलता रहा तो मार्क के पास खाने की दिक्कत तो नहीं होगी। और फिर वो बड़े आलू को खाने के लिए निकाल देता है और छोटे आलू को फिर से वहां लगा देता है। लेकिन मार्क ये जानता था कि अगर वो नासा से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि जिस हब में वो रह रहा होता है वो डिजाइन हुआ होता है साइंटिस्ट लोग के लिए रहने के लिए सिर्फ 30 दिन के लिए। उसके बाद उस हब में कुछ भी हो सकता है। और फिर वो मार्स की सतह में एक जगह जाता है जहाँ पर 1997 में पाथफाइंडर नाम का रोबोट को वहाँ भेजा गया था।
और उस रोबोट का काम था कि मार्स की सतह में जाकर वो मार्स की सतह की फोटो अर्थ में भेजे। लेकिन वो एक जगह जाकर खराब हो गया था और मार्क उसे ढूंढ निकालता है और सोचता है कि इसके जरिए वो नासा से कांटेक्ट करेगा। इधर अर्थ में नासा के लोग भी सैटेलाइट से मार्क पर नजर रखे हुए थे और समझ जाता है कि मार्क पाथफाइंडर को इस्तेमाल करके हमसे कांटेक्ट करना चाहता है। और फिर मार्क पाथफाइंडर को हब में लाकर उसे ऑन करता है और उसके कैमरे के सामने 3 बोर्ड लगाता है, जिसमें बीच में लिखा होता है कि क्या तुम लोगों को मेरा सिग्नल मिल रहा है, और लेफ्ट और राइट में लिखा होता है यस और नो। और फिर नासा के लोग पाथफाइंडर के कैमरे को यस की तरफ मूव करते हैं और मार्क समझ जाता है कि वो लोग जानते हैं कि मार्क यहाँ जिंदा है और वो जान जाता है कि अब वो अकेला नहीं है, अर्थ के लोग भी उसकी मदद करेंगे। और फिर वो कोड्स की मदद से उनसे बात करने लगता है। और फिर नासा के लोग मार्क को एक तरीका बताते हैं जिससे कि वो पाथफाइंडर के जरिए उनसे मैसेज में बात कर सकता था। और फिर नासा के लोग उसे मैसेज में बताते हैं कि तुम्हारे लिए खाना और जरूरी सामान हम जल्दी भिजवा रहे हैं। और फिर मार्क उनसे पूछता है तो उन्हें पता चलता है कि अभी तक उनके साथियों को ये बताया ही नहीं गया था नासा की तरफ से कि वो अभी तक जिंदा है। मार्क को ये जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि नासा कितना सेल्फिश है। और नासा के लोग मार्क को समझाते हैं कि वो ऐसा इसलिए किए क्योंकि उसके साथी अभी भी स्पेस में और अर्थ की तरफ लौट रहे हैं, उनको कोई भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं देना चाहते थे वो। लेकिन अब नासा के लोग फाइनली मार्क के साथियों को बता देते हैं कि मार्क अभी जिंदा है और ये जानकर उनको खुशी भी होती है और दुख भी। दुख इसलिए होता है उन्हें क्योंकि उन लोगों ने ही मार्क को मर गया सोचकर वहां छोड़ के आ गए थे और अब उनकी गलती की वजह से मार्क सही में मर जाएगा। यहाँ सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। मार्क के पास खाने पीने की दिक्कत नहीं थी और नासा 1 साल के अंदर ही उसके पास जरूरी सामान जीने के लिए पहुंचाने वाले थे। लेकिन एक दिन हब में एक जगह छेद हो जाता है जिसके प्रेशर की वजह से वहाँ वो एरिया का कवर पूरा ब्लास्ट हो जाता है और वो वही एरिया होता है जहाँ पे मार्क ने आलू लगाए होते हैं। और मार्स के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते ही वो आलू सारे मर जाते हैं। अब वो फिर से आलू नहीं उगा सकता था क्योंकि उसके पास ऐसा करने के लिए फिर से सारे सामान नहीं थे। जब मार्क गिनता है कि उसके पास कितने आलू बचे हैं जिंदा रहने के लिए तो जान पाता है कि उसके पास इतने नहीं हैं कि जब तक अर्थ से मदद आ पाए उसके लिए वो बीच में ही भूख से मर जाएगा। और इसके सॉल्यूशन के लिए नासा के लोग उससे कहते हैं कि वो अपना डोज कम करे जिससे कि मार्क बस जिंदा रहे जब तक उसके पास मदद नहीं पहुंचती। और मार्क को ऐसा ही करना पड़ता है। वो 1 दिन का खाना जितना खाता था उसको 3 दिन चलाना पड़ता है उसको। और इधर नासा के लोग अपनी पूरी ताकत से लगे होते हैं शिप को रेडी करने के लिए। अब जो कि उनके पास बहुत कम टाइम होता है तो वो स्पेस शिप के टेस्ट भी नहीं करते, वो सीधा उसे लॉन्च कर देते हैं और वो हो जाता है जिससे सब लोग डर रहे होते। वो रॉकेट थोड़े देर में ही ब्लास्ट हो जाता है और मार्क को बचाने की उम्मीद उनकी टूट जाती है। और जब मार्क को पता चलता है कि लॉन्च फेल हो गया तो टूट जाता है और फिर नासा को एक प्राइवेट मैसेज भेजता है। उसमें वो लिखा होता है कि मेरे माता पिता को बताना कि उनका बच्चा अपने काम को बहुत पसंद करता था और उसमें माहिर भी था और उसकी जान एक बहुत बड़े वजह के लिए गई है। और ये मैसेज नासा को भेजते हुए मार्क उनसे कहता है कि उसने उम्मीद नहीं आ रही है लेकिन अगर वो नहीं बचे तो ये मैसेज नासा उसके माता पिता को बता सके। और नासा भी पूरी तरीके से उम्मीद हार गया होता है। तभी चाइना के स्पेस डिपार्टमेंट नासा की मदद करने का सोचते हैं क्योंकि उनके पास एक रॉकेट ऑलरेडी तैयार होता है। अब नासा फिर से एक बार चाइना की स्पेस शिप से मार्क के लिए सप्लाई पहुंचाने की तैयारी में लग जाती है। तभी नासा में एक लड़का होता है जो एस्ट्रोडायनेमिक्स का एक्सपर्ट होता है। उसको एक अच्छा आइडिया आता है मार्क की मदद करने का। वो कहता है कि जिस स्पेस शिप से उसके दोस्त वापस आ रहे हैं अर्थ पे, अगर वो स्पेस शिप को हम अर्थ में लैंड ना करके अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाएं तो वापस फिर से वो मार्स की तरफ मुड़ जाएगा बिना ज़्यादा ऊर्जा खपत किए अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और इस तरीके को ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट भी कहते हैं। फिर हम चाइना के स्पेसशिप की मदद से उन्हें जरूरी सामान जो मार्स के लिए जाने वाला था मार्स पे उन्हें दे देंगे। और फिर जब मार्स पर वो पहुंचेंगे फिर वो मार्स पर भी लैंड नहीं करेंगे। तो अगर वो मार्स पे लैंड करेंगे तो उनके पास वापस इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वापस वो अर्थ तक आ पाए, इसलिए वो फिर से मार्स के ऑर्बिट के चक्कर काटेंगे। और फिर मार्क एक एमएवी के जरिए जो उसकी जगह से 3500 किलोमीटर दूर है उसकी मदद से वो मार्स के ऑर्बिट में आ जाएगा और ये लोग मार्स को अपने स्पेसशिप के अंदर ले लेंगे और मार्स को बचाकर वो लोग अर्थ की तरफ आ जाएंगे। लेकिन ये करने में थोड़ा तो रिस्क था क्योंकि गलती से कुछ भी गलत हुआ तो एक की जगह 5 एस्ट्रोनॉट की और जान चली जाएगी। लेकिन नासा के लोग डिसाइड करते कि वो ऐसा नहीं कर सकते। वो मार्क की जान बचाने के लिए 5 और एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में फिर से नहीं डाल सकते। लेकिन वहाँ हेंडरसन नाम का शख्स जो कि नासा का फ्लाइट डायरेक्टर होता है वो चुपके से ही आइडिया उन 5 एस्ट्रोनॉट को भेज देता है और उन्हें डिसाइड करने देता है कि वो अपने साथी मार्क की जान बचाने के लिए थोड़ा रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। और फिर वो 5 एस्ट्रोनॉट डिसाइड करते हैं कि वो नासा के परमिशन के बिना ही इस आइडिया को अमल करेंगे, वापस मार्स के ऑर्बिट में जाकर मार्क को बचा कर ले आएंगे। और फिर नासा के लोग नोटिस करते हैं कि इनके शिप की पाथ बदलने लग जाती है और नासा के लोग समझ जाते हैं कि ये एस्ट्रोनॉट्स वापस मार्स जा रहे हैं मार्क को बचाने के लिए।
और नासा फिर उनके पास उनका जरूरत का सामान उसी चाइनीज रॉकेट के जरिए उनके पास पहुंचा देते हैं। अब समय दिखाया जाता है 7 महीने बाद और लगभग 50 दिन बचे होते हैं उनके स्पेसशिप को मार्स के ऑर्बिट में एंटर करने के लिए। इसलिए मार्क अपने व्हीकल से निकल जाता है दूसरे MEV के पास जाने के लिए, जो वहां से 3500 किलोमीटर दूर होता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल एक दिन में 35 किलोमीटर ही तय कर सकता था, इसलिए उसको 50 दिन लगने वाले थे उस जगह में पहुंचने के लिए। और फिर लगभग 50 दिनों में मार्क उस जगह पे पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पे एक और दिक्कत आ जाती है कि उस MEV को डिज़ाइन किया गया था मार्स के लोअर ऑर्बिट में जाने के लिए, क्योंकि उनका स्पेसशिप अगर लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा मार्क को लेने के लिए तो उनके पास इतना ईंधन नहीं बच पाएगा कि वो लोग वापस अर्थ पे पहुंच पाए। इसलिए नासा के लोग मार्क को आइडिया देते हैं कि अगर वो उस MEV से 5000 किलो कम कर देगा जिससे कि वो MEV हल्का हो जाए, तो फिर वो MEV मार्क को मार्स के आउटर ऑर्बिट तक ले जा सकेगा। मार्क ऐसे ही करता है, वो बहुत सारी चीज़ें उस MEV से निकाल देता है, यहाँ तक कि उसकी छत भी। और इस वजह से मार्क का उस MEV से आउटर स्पेस में जाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इधर अर्थ में सबकी नज़र उस मिशन पे ही होती है, सब चाहते थे कि मार्क बच जाए। और फिर जब उनका स्पेसशिप मार्स के ऑर्बिट में आ जाता है, फिर मार्क का MEV लॉन्च होता है। लेकिन मार्क स्पेस में जाते जाते बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत तेजी से स्पेस में गया होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत होती है, उनके स्पेसशिप का रिलेटिव स्पीड मार्क से 40 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होता है और वो लोग इतने स्पीड डिफरेंस में मार्क को नहीं पकड़ सकते थे। तो उन्हें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना था जिससे कि उनके स्पेसशिप की स्पीड थोड़ी कम हो जाए। फिर इसके लिए वो एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसशिप के एक पार्ट में बॉम्ब लगा देते हैं और जिससे एक दरवाजा वो उड़ा देते हैं। और हवा का प्रेशर जब अचानक से वहां से बाहर निकलता है तो उनको एक जोर का धक्का लगता है और उनकी स्पीड कम हो जाती है। अब फिर मार्क को उनका स्पेसशिप दिखाई देने लगता है, लेकिन उनके बीच की दूरी अभी भी कम से कम 300 मीटर थी। और उनकी कैप्टन मेलिसा डिसाइड करती है कि वो स्पेस में बाहर जाकर मार्क को पकड़ लेगी, लेकिन जिस रस्सी से वो बंधी होती है वो रस्सी छोटी पड़ जाती है और वो मार्क तक नहीं पहुंच सकती थी। फिर मार्क एक आइडिया लगाता है, वो अपनी स्पेस शूट में एक छेद कर देता है जिससे कि हवा बहुत प्रेशर से वहां से निकलने लग जाए और फिर उसकी मदद से मार्क उड़कर उनके स्पेसशिप की तरफ आने लगता है। और फिर वो अपने कमांडर के पास पहुंच जाता है, पर उसके कमांडर से उसका हाथ छूट जाता है। लेकिन मार्क वो रस्सी पकड़ लेता है जिस रस्सी से कमांडर बंधी हुई थी और आखिरकार मार्क की जान वहां पे बच जाती है। और मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि मार्क जब अर्थ पे आ चुका होता है तो फिर वो एस्ट्रोनॉट्स बनने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगता है कि स्पेस में जिंदा कैसे रहा जाता है। और फिर यहाँ मूवी एंड हो जाती है।